गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 2 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप देख रहे थे, जिसमें 1.1 में देख रहे थे, जिसमें हेडिंग है आज का खेत बनाने निकले। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो हम उत्तरी दिशा की ओर पढ़ रहे थे वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या नई जानकारी मिलती है। दिसंबर का महीना है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस महीने में बारिश बहुत कम होती है। ठंड के महीनों में यहाँ पर पानी की समस्या पैदा हो जाती है। बरसात का पानी तेज ढलानों से बह जाता है, जिसके कारण ऊपरी भागों में पानी की कमी हो जाती है। ये जो स्थिति जब क्या बोलते हैं, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है उस समय की स्थिति की बताया है कि जब उस समय बारिश जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे वहाँ के जो लोग हैं उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। पीने का पानी गहरी घाटी में उतरकर वहाँ रहने वाले स्रोतों से लाना पड़ता है। जो पानी है वो गहरी घाटी में, मतलब जो ढलानी भागों से बह करके वो नीचे क्षेत्र में पहुँच जाती है, और उस स्रोतों से जहाँ वो जा कर के जमा होती है या इकट्ठा होती है, उन जगहों से उन्हें पानी लाना पड़ता है। मेजो कुनबे का गांव जहाँ है वहाँ पहाड़ी और आसपास की 2-3 पहाड़ियाँ इन कुनबे की पहाड़ी हैं। यही पहाड़ी ढलान इनके खेत हैं। यहाँ का जंगल इनका है। यहाँ दूसरे कुनबे के लोग आकर खेती नहीं कर सकते। सारी ज़मीन कुनबे की है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह मेरी ज़मीन है। जो मेजो कुनबे के जो गांव है जहाँ आसपास के लोग रहते हैं, तो उन क्षेत्रों के आसपास वो क्या है, 2-3 पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों में कुनबे की पहाड़ी के अंतर्गत आने वाले जितने वहाँ के लोग हैं, तो वो उन्हीं जगहों पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, और वहीं के ज़मीन से वो फसल उत्पादन करके अपना जीवन चलाते हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के वहाँ पे खेती नहीं कर सकता, या उनके ज़मीन पर खेती वो नहीं कर सकता है। हर साल दिसंबर के महीने में इस बस्ती के लोग इन पहाड़ियों पर किसी एक जगह खेती करते हैं। तो इस तरीके से जब वो दिसंबर के महीने में क्या करते हैं कि ये बस्ती के लोग, जितने भी वहाँ के रहने वाले बस्ती में जो लोग हैं, वो पहाड़ी की किसी एक जगह पर जा कर के अपना खेत बनाते हैं। पिछले वर्ष जहाँ खेती की उस ज़मीन का क्या होगा, उस ज़मीन को परती छोड़ देते हैं ताकि उस पर जंगल उग आए। उस ज़मीन पर 7-8 साल कोई खेती नहीं होती। वहाँ बांस और झाड़ियाँ और दूसरे पेड़ उग आएंगे। 7-8 साल बाद शायद वहाँ फिर से खेती होगी। जो परती खेती होती है, परती खेती को क्या है, कुछ समय के लिए उसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर जब वो उसमें वहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ बन जाए, फिर उसके बाद में उसमें वहाँ पे दोबारा आकर के खेती की जाए, तो वो क्या है, एक तरह से उसको कुछ सालों के लिए उसे भर्ती छोड़ दी जाती है। तो इसी तरीके से जो वहाँ के लोग हैं वो अपने जंगलों को, जो ज़मीन है उस ज़मीन को कुछ सालों के लिए उसे छोड़ देते हैं, और इन सालों में वहाँ क्या है, जो जंगल है वो या छोटे छोटे जो पेड़ पौधे वो वहाँ पे उगाते हैं। अब आगे देखते हैं। पिछले वर्ष के खेत को परते छोड़ने के कारण इस वर्ष नए जंगल काटकर खेती करनी है। जो पिछले वर्ष जहाँ पे वो खेती की थे उस जगह को क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे। छोड़ने के कारण वो नई जगह पर जा कर के जंगलों को काट करके खेती करते हैं। इस नई जगह को तय करने के लिए बस्ती को लोग निकले हैं। काफ़ी देर तक जंगल में घूमने और आपसे बातचीत करने के बाद तय हुआ कि पास की पहाड़ी के दक्षिणी ढलान पर इस वर्ष खेती होगी। तो किस तरीके से वहाँ के लोग क्या है, खेती करने के लिए वो जायजा करते हैं, पता लगाते हैं, ताकि वो किस जगह पर एक जो गांव के सारे लोग हैं वो लोग मिल करके किसी एक जगह पर खेती कर सके। तो ये इनके आपसी तालमेल और एकजुटता के कारण ये सब हो पाती है। अब आगे देखते हैं। अब अगले दिन से जंगल काटने का काम शुरू हुआ। यह बहुत कठिन और मेहनत का काम है। हर परिवार के खेत तैयार करने के लिए पूरी बस्ती के पुरुष इकट्ठा होते और
साथ जाकर पेड़ काटते हैं। इस तरह बारी बारी से सबके खेत तैयार किए जाते, फिर भी परिवार को मजदूरी लगाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। जो पूर्वी हिमालय के जो लोग हैं वो लोग अपने जो खेत तैयार करने के लिए जो परिवार के सदस्य के माध्यम से एक दूसरे के सहयोग से वो क्या है खेती करते हैं और बारी बारी से वो एक दूसरे के खेत को तैयार करते जाते हैं। फिर इस प्रदेश में मजदूरी करने वाले भी नहीं हैं। पेड़ काटते समय उनके निचले हिस्सों को छोड़ दिया जाता है। पेड़ों की ठूंठ और जड़ें मिट्टी को काटकर बहने से बचाती है। जो ये लोग यहाँ के जो लोग हैं जो जंगलों में खेती करते हैं वो पेड़ों को पूरी तरीके से नीचे से नहीं काटते हैं, वो सिर्फ उसे ऊपरी हिस्से तक उसे ज़मीन से कुछ हिस्से छोड़ करके वो ऊपर से काटते हैं, जिससे क्या हो सके जब वर्षा के दिनों में जब ढलानी क्षेत्रों में वर्षा का पानी जब नीचे गिरेगा तो उन मिट्टी को क्या है रोकने में वो मदद करती है। और साथ ही साथ इन सारे खेती करने के बाद उन जगहों को वो क्या करते हैं पत्ती छोड़ देते हैं। तो पत्ती जब वो छोड़ते हैं तो उस स्थिति में क्या होती है कि उस पेड़ के जो ठूंठ से नए नए पत्ते निकल आते हैं और फिर से वो क्या होने लगते हैं बढ़ने लगते हैं। अब आगे देखते हैं, एक बार पेड़ कट जाए तो फिर उन्हें खेत में पड़े रहने देते हैं ताकि वो सूख जाए। जब वो पेड़ कट जाती है तो उसे क्या करते हैं वो पेड़ में ही पड़े रहने देते हैं ताकि वो सूख जाए। मार्च या अप्रैल के महीने में बारिश शुरू होने से पहले सूखे पेड़ों को जला दिया जाता है। अब ज़मीन पर राख ही राख बिछी रहती, बीच बीच में अधजले पेड़ और ठूठे रह जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो वो मार्च अप्रैल के महीनों में वो बारिश शुरू होने से पहले वो उस पेड़ों को क्या करते हैं जला देते हैं और उस ज़मीन पर क्या होती है पेड़ों को जल जाने की वजह से राख बन जाती है और जो जले मतलब आधे जले हुए पेड़ हैं वो उसकी ठूठें बच जाती हैं। एक आध बारिश के बाद राख मिट्टी में घुल जाती है। अगर एक आध बार भी अगर बारिश आ जाए तो वो मिट्टी क्या है राख क्या है मिट्टी में घुल जाती है। इस तरह क्या होते हैं झूम खेती तैयार होता है। जो ये पद्धति यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा वो कौन सी खेती के अंतर्गत झूम खेती के अंतर्गत आती है, जो कि स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं झूम खेती कहते हैं। यहाँ तेज ढलानों पर हल बखर का उपयोग नहीं होता। तेज ढलवा जमीन के बखरने से मिट्टी खुल जाती और बारिश के पानी के साथ बह जाती। इस कारण इन प्रदेशों में हल नहीं चलाया जाता है। ये तेज ढलाने क्योंकि वहाँ पे पर्वत होती हैं ऊंची ऊंची और बहुत ज़्यादा ढलाने क्षेत्र होती हैं, तो उन ढलानी क्षेत्रों पर हल चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर उन पर ज़मीन को अगर हल चला भी दिया जाए तो क्या होती है तेज ढलवा होने की वजह से क्या होती है वो ज़मीन खुल जाती है। मतलब मिट्टी जिस तरीके से हल चलाने की वजह से वो कैसे होती है ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है, तो अपरदन जैसी स्थिति। तो वो ऐसे मिट्टी जब वो खुल जाएगी तो बारिश की स्थिति में क्या होगी वो पानी के साथ वो मिट्टी बह करके चले जाती है। तो इसलिए इस स्थिति के कारण वो लोग क्या करते हैं यहाँ हल नहीं चलाते हैं। और अप्रैल का महीना अब हल्की बारिश होने लगी है। मई से घनघोर वर्षा शुरू हो जाती, उससे पहले बुआई का काम करना है। तो ये जो अप्रैल का इसके बाद जब स्थिति जब खुल जाती है तो अप्रैल का महीना होता है वो समय, तो हल्की बारिश होती है तो और साथ ही साथ वो क्या होती है उससे पहले घनघोर वर्षा भी हो रहती है। तो उसके बाद जब खेतों में बुआई का समय आ जाता है तब उस समय क्या करते हैं लोग परिवार के सब लोग पुरुष और महिलाएं टोकरियों में बीज और हाथ में कुदाल लिए झूम की खेती की ओर जाते हैं और ढलान के निचले हिस्सों पर बोनी शुरू करते हैं। जहां वो क्या किए रहते हैं खेत तैयार किए रहते हैं उन जगहों पर वो परिवार के सभी सदस्य जा कर के उन जो भी वहाँ महिला पुरुष या जो परिवार के जो सदस्य हैं वहाँ जा कर के टोकरी और हाथ में वो कुदाल लेकर के झूम खेती के लिए जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं बोनी या बुआई का जो है वो काम वो शुरू करते हैं। कुदाल से मिट्टी में थोड़े से छेद बनाकर उसमें बीज डाल देते हैं और फिर मिट्टी से उसे ढक देते हैं। तो वो क्या करते हैं कुदाल के माध्यम से ज़मीन को खोद करके उन जगहों पर वो बीज गिरा करके उसे हल्की मिट्टी से उसे ढक दिया जाता है ताकि क्या है जो फसल या फिर बीज गिराई गई है वो अच्छे से उग पाए। जब तेज वर्षा शुरू हो जाती है तो खेतों में
खेतों में फसल भी तेज़ी से बढ़ने लगती है और साथ में खरपतवार भी। यहाँ खरपतवारों की खास समस्या है, इस कारण 4-5 बार निराई करनी जरूरी हो जाती है। तेज़ वर्षा शुरू हो जाती है, मतलब जब वर्षा बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है उसके बाद में फसल भी क्या है, तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो उसके साथ साथ जो खरपतवार जो है वो क्या है, घास जो फसल के साथ उगाते हैं, तो वो वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि वर्षा जब आती है तो आप अपने आसपास में देखते हैं जो घास होते हैं वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, बड़े होने लगती है। तो ये समस्या वहाँ भी उत्पन्न होती है। तो उस घास को निकालने के लिए वो उनको 4-5 बार उन घासों को निकालना ज़रूरी हो जाता है। झूम खेतों में परिवार के उपयोग की सारी फसल इकट्ठा एक ही खेती में बो दी जाती है। झूम खेती में जो परिवार के उपयोग की, मतलब जो परिवार में उपयोग होने वाली जो फसल है या जिन चीज़ों का वो उपयोग करते हैं उसको एक साथ एक ही खेतों में उसे बो दिया जाता है। एक ही खेत में धान, मक्का, ज्वार, तिल, सेम, प्याज, तंबाकू, कपास, शकरकंद, मिर्ची, कद्दू आदि मिला जुला कर बोया जाता है। जैसे जैसे फसलें पकती जाती है वैसे वैसे उन्हें काट दिया जाता है। तो इस तरीके से जो वहाँ पे जो खेती की जाती है वो क्या है, एक ही खेती में वो तरह तरह की फसलें उत्पादन करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, तेल, सेम हो गए, इस तरीके से अन्य फसल है उनको भी साथ में बो दिया जाता है। तो जैसे जैसे वो फसल तैयार होती जाती है वैसे वैसे उन फसलों को काट लिया जाता है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक फसलें एक एक करके पकती है और उनकी कटाई होती जाती है। तो इस तरीके से जिस तरीके से वो मिश्रित फसल को एक साथ एक ही खेतों पर उगाते हैं, तो क्या है, अगस्त से लेकर दिसंबर का जो समय होता है जैसे जैसे फसल पकती जाती है वैसे वैसे क्या करते हैं, वो कटाई का अपना काम वो करते जाते हैं। अब आगे देखते हैं। झूम खेतों पर साल में एक बार तरह तरह की फसलें उगाने के अलावा बस्ती के लोगों के लिए जंगल से फल व कंद बटोरना एक महत्वपूर्ण काम रहता है। ये क्या है, झूम खेती पर जब साल भर एक तरह की जब फसल वो लोग उगाते हैं तो जो बस्ती के लोग हैं वो क्या कहते हैं, जंगलों से फल हो गए, कंदमूल हो गए या अन्य तरह की चीज़ें, वो जो ज़रूरी चीज़ है उनकी, उन चीज़ों को वो क्या कहते हैं, बटोरने का काम करते हैं, जिसे वहाँ की कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। आमतौर पर झूम खेत बनाते समय फलदार पेड़ों को नहीं काटते ताकि उन्हें फलों का उपयोग हो सके। जब वो झूम खेती करते हैं, जिस तरीके से पेड़ों को काट करके वहाँ की भूमि का इस्तेमाल करते हैं, उसको पैदावार बना करके उस पर खेती की जाती है, उस समय वो जो फल देने वाले जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को नहीं काटते हैं ताकि क्या हो सके, उनको जो फल उनको प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त होता ही रहे। यहाँ के पुरुष जंगल में शिकार करते हैं। शिकार से मिले मांस उनके भोजन का मुख्य अंग है। आजकल जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं, इसलिए शिकार पर कई पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। जो वहाँ के जो लोग हैं, पूर्वी हिमालय के जो लोग हैं, वो शिकार करके अपने लिए भोजन के तौर पे मांस जो उनका मुख्य अंग है। तो आजकल क्या है, जो जंगल में जो जानवर हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो इसलिए इन शिकारी या जो शिकार करने लोग हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। पूर्वी हिमालय में मुख्य रूप से चावल, सब्जियां, मांस और फल खाए जाते हैं। यहाँ के लोग अपने भोजन की अधिकांश चीज़ों को अपने झूम खेतों में या घर के बाड़ों में उगा लेते हैं। जंगल से शिकार और फल भी मिल जाते हैं। तेल, शक्कर और नमक की कमी होती है। ये चीज़ें बाहर से लाई जाती, इसलिए बहुत महंगी होती है और बहुत कम खाई जाती। यहाँ जानवर मांस के लिए पाले जाते हैं। पूर्वी हिमालय जो है वहाँ का जो मुख्य भोजन क्या है, चावल, सब्जियां, मांस और वो फल खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। और साथ ही ये अधिकांश चीज़ें क्या है, ये चीज़ें खुद ही पैदावार करते हैं, या तो बाड़ों पर या तो वो झूम खेती के माध्यम से अपने लिए फसल उगा लेते हैं, और वो या फिर जो जंगलों से शिकार करके या फिर फलों के माध्यम से भी वो करते हैं। तो इनके सामने जो मुख्य समस्या क्या आती है, तेल, शक्कर और नमक की इनकी बहुत समस्या होती है, जो कि बाहर से मंगाई जाती है और साथ ही ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए लोग क्या करते हैं, कम खाते हैं और यहाँ का जो
यहाँ पे जानवर मांस बहुत ही क्या है, मांस के लिए यहाँ पे जानवरों को पाले जाते हैं। अब आगे देखेंगे झूम खेती की समस्याएं। झूम खेती से क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आजकल लकड़ी की मांग बढ़ने के कारण व्यापार के लिए जंगल तेजी से कटने लगे हैं। आज जो क्या है स्थिति, जो लकड़ी की जो मांग है, जो लकड़ी से तरह तरह की चीज़ें तैयार होती हैं, तो इस मांग की वजह से क्या है, व्यापार के लिए जंगल क्या हो रहे हैं, तेज़ी से कटने लग रहे हैं। मतलब चीज़ों की आवश्यकता की वजह से लोगों की जो लकड़ी की मांग है वो बढ़ती जा रही है, जिससे जो व्यापार कर रहे हैं वो जंगलों का तेज़ी से कटाई कर रहे हैं। इससे जंगल कम हो रहे हैं, आबादी भी बढ़ रही है। जंगल तो कम हो रहे हैं लेकिन आबादी जो है वो कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोगों की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब झूम खेती के लिए पर्याप्त जंगल नहीं है। जहां 2 साल तक एक पेड़ को प्रति छोड़ देते थे, अब सिर्फ 4 या 5 साल के लिए प्रति छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने ऊपर देखा कि किस तरीके से जो झूम खेती के माध्यम से लोग उसे कितने सालों तक उसे उस जंगल या उस स्थान को वो प्रति छोड़ देते थे, लेकिन अब स्थिति सिर्फ क्या है, उसे 4 या 5 साल के लिए उसे प्रति छोड़ रहे हैं। इस वजह से उस ज़मीन पर पेड़ बढ़ नहीं पाते हैं। तो जब उसे 4-5 साल में, आप स्वाभाविक से आप अपने आसपास पे भी देख सकते हैं कि वो कितने बड़े हो पाते हैं। तो वो पेड़ क्या है, बड़े नहीं हो पाते या बढ़ नहीं पाते, उनकी कटाई हो जाती और जंगल खराब होने लगे हैं। जो जंगल पहले कितने बड़े घनघोर हुआ करते थे, अब वो कैसे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 3-4 साल में ही उस ज़मीन पर फिर से झूम खेती करने से पैदावार भी कम होती जा रही है। पहले लंबे अंतराल के बाद वहाँ पे पत्ती छोड़ देने के बाद वहाँ पे फसल उत्पादन की जाती है। अब तुरंत करने की वजह से जो वहाँ की जो पैदावार है वो कैसी हो रही है, कम होती जा रही है। कई लोगों का मानना है कि झूम खेती के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं और यहाँ कि लोगों को झूम खेती बंद करके ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती बनाना चाहिए। कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि झूम खेती की वजह से क्या हो रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो झूम खेती को बंद करके वो जो ढलानी क्षेत्र है उस क्षेत्रों पर ज़मीन जो ढलानी क्षेत्र है उन्हें क्या है, सीढ़ीनुमा आकार दे करके उसे खेत बनाना की कोशिश की जा रही है। इससे वे एक ही जगह पर स्थायी रूप से खेती कर सकेंगे। जिस तरीके से हमने ऊपर देखा कि वो कुछ अंतराल के बाद ज़मीन की निश्चित पता करते हैं, फिर उसके बाद में पूरे परिवार के लोग मिल करके उस वहाँ के पेड़ों को काट करके वहाँ पे खेती लायक ज़मीन तैयार करते हैं। लेकिन अब क्या है, अगर सीढ़ीनुमा खेती अगर बन जाएगी तो लोग क्या हो जाएंगे, स्थायी रूप से उसी जगह पर रह करके खेती करेंगे और उन्हें हर साल नए जंगल काटने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो स्थायी रूप से रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उन फसल को की देखरेख के लिए उन्हें स्थायी रूप से रहना पड़ेगा। तो उन्हें क्या है, हर साल जिस तरीके से वो हर साल वो नए जगह चुन करके फसल उत्पादन कर रहे के लिए जंगलों की कटाई कर रहे थे, अब उन्हें नहीं करने पड़ेंगे, तो जंगल काटने की ज़रूरत उन्हें नहीं होगी। पर यहाँ खेत ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाने में बहुत कठिनाई है। जो ढलाने हैं वो कैसी है, बहुत ही तेज़ है, जिसकी वजह से जो सीढ़ीनुमा खेत बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक तो यह कि तेज़ ढलानों पर सीढ़ियाँ बनाना मेहनत और कैसा काम है, खर्चीला। मतलब जो सीढ़ीनुमा जो ढलानी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना में बहुत ही मेहनत लगता है और साथ में बहुत ही कैसा होता है, खर्च होता है। दूसरा यह कि सीढ़ीनुमा खेत बनाने में ऊपर की मिट्टी कट जाती है। जो स्वाभाविक सी बात है कि आप जो ढलाने क्षेत्र है उसे देख करके समझ सकते हो कि जो ऊपरी की मिट्टी होगी वो क्या होगी, स्वाभाविक सी बात कटती कटती वो नीचे जाएगी। इसलिए शुरू की कुछ सालों में पैदावार कैसी होती है, अच्छी नहीं होती है, क्योंकि भूमि के कट जाने की वजह से। फिर पूर्वी हिमालय में कई महीने लगातार इनकी घनघोर वर्षा होती है कि सीढ़ीनुमा खेतों से ही मिट्टी बह जाती है। तो जब पूर्वी हिमालय में जब वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है या लगातार वर्षा होती रहने की वजह से जो वो खेत बना करके वो तैयार किए हैं वो क्या होती है, कट जाती है या सीढ़ीनुमा जो मिट्टी रहती है वो बह करके निकल जाती है। ऐसे कई कारणों से पूर्वी हिमालय के बहुत से हिस्सों में लोग आज भी झूम खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूर्वी हिमालय के जो रहने वाले लोग हैं या पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं वो आज भी क्या कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं। उनके सामने एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है।
अब आगे देखेंगे उत्तरी पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास। भारत के पूर्वी हिमालय में ऐसा कानून बना है कि बाहर का कोई व्यक्ति सरकार की अनुमति के बिना वहां जा भी नहीं सकता है। जमीन आदि खरीदने की बात तो दूर है, इससे यहाँ के जमीन जंगल आदि पर बाहर के लोगों का कब्जा नहीं हुआ है। ये पूर्वी हिमालय के जो राज्य हैं उन बताया गया है कि जो भारत के पूर्वी हिमालय में ऐसे कानून बने हैं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति वो सरकार की अनुमति के बगैर वहाँ पे नहीं जा सकता है और ना वहाँ ज़मीन खरीद सकता है और ना वहाँ के ज़मीन जंगल पर कब्जा कर सकता है। यहाँ के कबीले स्वतंत्र रूप से विकास कर पाए हैं। इस विकास में आधुनिक शिक्षा के विस्तार का बड़ा योगदान हो रहा है। यहाँ के कबीले मतलब जो पूर्वी राज्यों में जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग हैं या कबीले हैं वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पे विकास कर रहे हैं, उनका फैलाव हो पा रहा है। और इस विकास में जो आधुनिक शिक्षा है, नई शिक्षा पद्धति के विस्तार की वजह से बहुत बड़ा योगदान हो रहा है उन क्षेत्रों पर। आदिवासी युवक और युवतियां पढ़ लिखकर अपने प्रदेश के ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं। जो आदिवासी युवक जो वहां के रहने वाले मतलब पूर्वी हिमालय के जो रहने वाले लोग हैं वो पढ़ लिख कर के आज प्रदेश की मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर वो पदस्थ हो गए हैं और भारत के विभिन्न राज्यों पर मतलब अन्य राज्यों पर भी वो अपने कार्य कर रहे हैं। मतलब शिक्षा का मतलब आधुनिक शिक्षा की विकास की वजह से बहुत बड़ा योगदान हो गया है, जो कि वहाँ के लोगों के वहाँ के रहने के तरीके और साथ ही साथ वो विकास भी हो पाए। उत्तरी पूर्वी राज्यों में बड़ी उद्योग या व्यापारिक खेती न होने के कारण जीवन के नए साधन सीमित हैं। लोगों को रोजगार बहुत कम मिलता है। किसान अपनी फसल का बहुत छोटा भाग ही बेचते हैं, इसलिए उनके पास दूसरी बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए रुपए नहीं रहते। पूरे जो उत्तरी पूर्वी राज्य में जो बड़े उद्योग और जो व्यापारी हैं वो खेती न होने की वजह से उनका जो जीवन है उसके जो साधन है वो कैसे हैं, सीमित है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को रोज़गार भी बहुत कम मिल रहा है और साथ ही साथ जो ये वहाँ मतलब खेती के बहुत ही छोटे हिस्से के भाग को वो बेचते हैं, मतलब जो फसल उनका जो उत्पादन होता है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि उनके पास दूसरी बहुत सी चीज़ें मतलब और भी जो ज़रूरी की चीज़ें हैं या फिर आय कम होने की वजह से वो चीज़ें खरीद नहीं पा रहे हैं। अब आगे देखते हैं चाय के बागान। जैसे चित्र 2.13 में दिखाया गया है चाय के बागान। चाय अपने देश के शहरों में ही नहीं गांव-गांव में भी पी जाती है। इसमें से अधिकतर चाय पूर्वी हिमालय से आती है। आज हम देखते हैं कि चाय के जो कि बहुत ही प्रचलित है, ये गांव शहर मतलब हर जगह इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो चाय जो अधिकतर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो चाय कहाँ से आती है, जो पूर्वी हिमालय से आती है। असम राज्य की निचले पहाड़ियों में चाय के बड़े बड़े बागान हैं। जो असम राज्य है उसके जो निचले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे चाय के बहुत बड़े बागान मतलब बड़ी क्षेत्रों पर बड़े ढलानी क्षेत्रों पर क्या की जाती है, बागान लगाए गए हैं और बड़े क्षेत्रों पर उत्पादन किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप लोग चित्र में देख सकते हैं चाय के पौधे नए पत्तियों को तोड़कर उन्हें मशीनों से मसलकर काटा और सुखाया जाता है। चाय असम के प्रमुख व्यापारिक फसल है। जो चाय है वो चाय की पौध है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं हरी हरी पत्ते दिख रहे हैं, तो इन पत्तियों को वो तोड़ करके मशीनों में काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसको क्या किया जाता है, धूप में उसे सुखाया जाता है, मतलब उसमें जो नमी रहती है उसे हटाया जाता है। तो इस तरीके से वहाँ चाय पत्तियाँ तैयार की जाती हैं, जो कि असम क्या है, असम राज्य है वो इनका एक प्रमुख व्यापारिक फसल व्यापार के तौर पर इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग का लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, पेड़ों की कटाई से लेकर फसल की कटाई तक झूम खेती में क्या क्या होता है अपने शब्दों में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल झूम खेती करने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी किन कारणों से तेजी से विकास कर पाए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।